हेलो दोस्तों, अनमैचेबल लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं डी मॉयर्स थ्योरम। डी मॉयर्स थ्योरम की बेसिस पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो देखते हैं डी मॉयर्स थ्योरम क्या है। पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा था दैट आइलर्स फॉर्मूला क्या है, और आइलर्स फॉर्मूला से ही पैदा होता है डी मॉयर्स थ्योरम। So let us try understanding what exactly is the Meyer's theorem. So this is the fifth thing that we are going to learn about in case of in case of complex numbers, and the fifth thing is the Meyer's theorem. See, let's say we have Z1, which is written as A1 plus IB1, and let's say we have Z2, which is written as A2 plus IB2. Let's say we have Z3, which is written as A3 plus IB3, and so on and so forth. Many such complex numbers. हम जानते हैं कि इन सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अल्टीमेटली हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, cos theta 1 plus I sin theta 1, R2 cos theta 2 plus I sin theta 2, R3 cos theta 3 plus I sin theta 3. And then उसके बाद जादू चलता है आइलर्स फार्मूला का। आइलर्स फार्मूला कहता है cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 को आप लिख सकते हो e पावर I थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा को आप लिख सकते हो e पावर I थीटा 2, and cos थीटा 3 plus I sin थीटा 3 you can write as e पावर I थीटा 3। Cool? इस तरह से कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। अब सपोज कल मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो बेस्ट तरीका होगा उन्हें अल्टीमेटली पोलर फॉर्म में लाना, और पोलर फॉर्म से फिर आइलर्स फार्मूला यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिड्यूस कर देना। मान लो हमें Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू Zn तक कैलकुलेट करना है, तो सारे मॉड्यूलाई आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे, R1 इंटू R2 इंटू R3 अप टू Rn, और e पावर I थीटा 1, e पावर I थीटा 2, e पावर I थीटा 3, e पावर I थीटा 4, इनमें थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 ऐड होते चले जाएंगे थीटा n तक। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सारे ये काम आप सिंपली कर सकते हो, जैसे हमने कल पिछले सेशन में जैसे हमने सीखा है मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। Just like we multiply any given number of complex numbers, any given number of complex numbers, similarly we have followed the same procedure to multiply n number of complex numbers, all of them being different. But now let us say that all these complex numbers are similar. Now let us say that all these complex numbers are similar. ये सारे complex numbers मान लेता हूं मैं similar हैं एक दूसरे से। तो अगर ये दो सारे सिमिलर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं Z1, Z2, Z3, Z4 सबको किसके इक्वल? एक सिंपल R I थीटा के इक्वल, R इंटू ई पावर I थीटा के इक्वल। अगर सारे ही इक्वल हैं, so all of them can be written like this, and if all of them can be written like this, then R1, R2, R3, R4 will become equal, and theta 1, theta 2, theta 3 will become equal, and Z1, Z2, Z3 will become equal. So this will become Z into Z into Z into Z into Z n times, and this will become R into R into R into R into R into R into R n times, and this will become e power I and theta plus theta plus theta plus theta n times, theta plus theta plus theta plus theta plus theta n times. Now अब इन्हें हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई, दैट वी हैव z into z into z into z into z n number of times, so that can be written as z power n, and r into r into r into r into r n number of times, that can be written as r power n, and e power I
एंड देन थीटा 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 को अगर n बार ऐड करोगे तो क्या लिख सकते हो, थीटा 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 को अगर n बार ऐड करोगे तो आप लिख सकते हो n थीटा, है ना। सो फार सो गुड। मैंने सिंपली n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, बट z क्या है, z है क्या एग्जैक्टली, z है r, एंड z is nothing but r and cos theta plus I sin theta. Z is this. So in the left hand side, I can replace Z by its polar form, r cos theta plus I sin theta. On the right hand side, I have r power n. And now using the Euler's formula, let us write this e power I n theta. If I expand e power I n theta, Euler's formula का यूज करते हुए e power I n theta को expand करो, और e पावर आई एन थीटा को एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलने वाला है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है r पावर n, और उसके अलावा हमारे पास है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n। राइट हैंड साइड में हमारे पास है r पावर n और cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। r पावर n ने r पावर n को मार दिया, और जो बाकी बच गया वो क्या है, जो बाकी बच गया वो आप जानते हैं क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये फॉर्मूला आज के पहले भी कई बार देखा है, बट आई एम इक्वली श्योर कि हो सकता है पहली बार आप इसको इतने सिंपल तरीके से ये डिराइव किया जा सकता है, इतने सिंपल तरीके से ये डेवलप किया जा सकता है फॉर्मूला, ये बात शायद आपने पहली बार देखी हो। एंड अगर आपको डी मॉयर्स थ्योरम का ये डेरिवेशन, ये सिंपल डेरिवेशन वाकई पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों ये है डी मॉयर्स थ्योरम। डी मॉयर्स थ्योरम कहता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n को आप सिंपली लिख सकते हो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसकी बेसिस पर दिस इज द डी मॉयर्स थ्योरम, एंड according to De Moivre's theorem you can write cos theta plus I sin theta whole power n simply like cos n theta plus I sin n theta. So next time you come across cos theta plus I sin theta power 10, you can write it cos 10 theta plus I sin 10 theta. Next time you come across cos theta plus I sin theta power 270, you can write it cos 270 theta plus I sin 270 theta. इसकी बेसिस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट अस गो अहेड एंड ट्राई सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स। तो इस चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं अब तक 13 प्रॉब्लम्स। 14वीं प्रॉब्लम के तौर पर ट्राई करते हैं समथिंग लाइक दिस। लेट्स से वी हैव z defined as minus root 3 plus I, and let's say I have to find out, अगर z की वैल्यू ये है then find z power 24. So I have to find out z power 24. Now minus root 3 plus I given है और z power 24 find out करना है। De Moivre's theorem का यूज करते हुए ये हम बहुत सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। z is equal to minus root 3 plus I. So first of all रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स I is also there in the second term. This becomes nothing but 2.
So this becomes 2 and then I have minus root 3 by 2 plus 1 by 2i. Now कौन सा ऐसा थीटा होता है जिसके लिए cos थीटा minus root 3 by 2 हो और sin theta 1 by 2 हो? What is that value of theta for which cos theta becomes minus root 3 by 2 and sin theta becomes 1 by 2? It is nothing but 150 degree. Cos 150 degree becomes minus root 3 by 2 and sin 150 degree becomes 1 by 2. एक बार ग्राफ से आप चेक कर सकते हो. So cos 5 pi by 6 which is 150 degree becomes minus root 3 by 2 and sin 5 pi by 6 becomes 5 pi by 6 becomes 1 by 2 and of course I is there. Now I have reduced Z in the polar form. This is the first step before you can use De Moivre's theorem. De Moivre's theorem आप यूज कर पाए उसके पहले पहला कदम आपको ये कंप्लीट करना होगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना. अब z पावर 24 कैलकुलेट करना है क्या? तो z पावर 24 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6 and whole power 24. And then I'm going to get 2 power 24. And apart from 2 power 24, I have cos. De Moivre's theorem apply कर दो तो ये हो जाएगा cos 20 pi, ये हो जाएगा cos 20 pi और ये हो जाएगा sin 20 pi. I sin 20 pi. So sin 20 pi तो certainly 0 है. Sin 20 pi is certainly 0. What about cos 20 pi? Cos 20 pi must be equal to 1. But फिर भी एक बार कैलकुलेटर महोदय से पूछते हैं. Cos 20 into 180 कितना है कैलकुलेटर महोदय? 1. हाँ. So cos 20 pi is 1 and sin 20 pi is 0. Z power 24 is going to become simply 2 power 24 since cos 20 pi is 1 and sin 20 pi is 0. So I'm going to get Z power 24 is equal to 2 power 24. क्या ही तो बात है. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि इसकी अगर पावर 24 किया जाए तो वो सिंपली 2 पावर 24 आएगा. बट दैट्स व्हाट इट इज. तो इस तरह से हमने इसे कर लिया बड़े ही प्यार से सिंप्लीफाई. वी हैव नाउ सिंप्लीफाइड इट using De Moivre's theorem. Let us go ahead and try solving one more problem as a 15th problem of complex numbers. Complex numbers की 15वीं problem के तौर पर let's say we want to simplify cos pi by 3 plus I sin pi by 3 power 8 divided by sin pi by 3 plus I cos pi by 3 power 4. इसको हमें अल्टीमेटली a plus I b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो a और b की वैल्यूज क्या होंगी? Then what's the value of a and what's the value of b? If this whole expression has to be reduced in the form of a plus ib, then what should be the value of a and b? a और b की वैल्यूज क्या होनी चाहिए अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें a plus ib के फॉर्म में रिड्यूस करना है? देखो, De Moivre's थ्योरम आप न्यूमरेटर में सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में आप De Moivre's थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. In the numerator you can apply De Moivre's theorem directly. In the denominator you can't apply De Moivre's theorem. First of all, denominator must be changed. Denominator must be changed so that it takes the form of cos something plus I sin something. Now sin pi by 3 can be written as cos 90 minus pi by 3, cos pi by 2 minus pi by 3. It can be written as cos pi by 2 minus pi by 3. You know that? Great. You don't know that? Shame on you. And cos pi by 3 can be written as sin pi by 2 minus pi by 3.
and then we have total power 4. Total power 4. So I'm going to have cos pi by 3 plus I sin pi by 3 total power 8 divided by this now becomes 3 pi minus 2 pi, which is pi upon 6. So cos pi by 6 plus I sin pi by 6. ये ध्यान रखना, डिमॉयर्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करना होगा. साइन थीटा प्लस आई cos थीटा नहीं चलेगा. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्म मस्ट बी देयर. So that becomes cos 8 pi by 3 plus I sin 8 pi by 3, and this becomes cos 4 pi by 6 plus I sin 4 pi by 6. Cos 4 pi by 6 plus I sin 4 pi by 6. Now you put the values of, यहां हमने डिमॉयर्स थ्योरम यूज किया. अब जरा कैलकुलेटर को डालेंगे रेडियन मोड में और कैलकुलेट करेंगे cos 8 pi by 3. कैलकुलेटर साहब बताइए cos 8 pi by 3 कितना है? कैलकुलेटर साहब का कहना है cos 8 pi by 3 है -0.5. और कैलकुलेटर साहब बताइए sin 8 pi by 3 क्या है? कैलकुलेटर साहब कहते हैं sin 8 pi by 3 है √3/2, which is 0.866, which is 0.866i. एंड कैलकुलेटर साहब ये भी बताइए cos 4 pi by 6 कितना है? cos 4 pi by 6 is how much? This is again -0.5. एंड कैलकुलेटर साहब बताइए sin 4 pi by 6 कितना है? sin 4 pi by 6 is how much? This is again 0.866i. This is again 0.866i. Cool. So I ultimately get both of them cancelling each other and I get 1 plus 0i. So अगर उसको a plus ib के फॉर्म में चेंज करना है तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी and b की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी. If the given complex number has to be changed into the form of a plus ib, then a value must be equal to 1 and b value must be equal to 0. I hope you like this session. Gradually we are done with the basics of complex numbers now, and we will be entering into more and more into engineering domain of complex numbers, where we are going to see a lot of complex things actually belonging to complex numbers. बने रहे मेरे साथ. अगर आपको बहुत ढंग से और बहुत अच्छे से समझना है एनालिटिक फंक्शंस के बारे में, बहुत अच्छे से समझना है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स के बारे में कॉन्सेप्चुअली समझना है, एक एक बात को इवॉल्व करते हुए समझना है. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सेशन को एंड तक देखने के लिए. मेक श्योर दैट इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें. थैंक यू सो वेरी मच.